नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, परतें खुल रही हैं, कड़ियाँ मिल रही हैं और बिल्लियाँ भी थैले से बाहर आ रही हैं। जी हाँ, दो मामलात ऐसे हैं जिन पर आज हम आपको तफसीलात से कुछ आगाह करेंगे और ये बताएंगे कि क्या हो रहा है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कुलभूषण यादव की बात कर लेते हैं। कुलभूषण यादव से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ नाज़रीन कि मैं हूँ एजाज़ अहमद और आप AM न्यूज़ पर मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं व्यूज़ ऑन न्यूज़। नाज़रीन, कुलभूषण यादव को हुकूमत पाकिस्तान ने 20 मई को 60 दिन की मोहलत दी थी कि वो अपने जराइम के हवाले से जो उसको सज़ा सुनाई गई है, सज़ाए मौत मिलिट्री कोर्ट से, उसके ख़िलाफ़ नज़रसानी की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट या किसी और हाई कोर्ट में दायर करना चाहता है तो वो उसके ख़िलाफ़ दायर कर सकता है। अभी तक कुलभूषण यादव ने एक ख़ास हिकमत अमली के तहत और शायद भारतीय हुकूमत के चूँकि उसको दी जा चुकी थी काउंसलर रसाई, उसमें जो भारतीय हुकूमत ने उसको कोई पैगाम भेजा होगा, उसके नतीजे में उसने अभी तक अपनी नज़रसानी की पिटीशन या सज़ा को कलअदम करार देने की पिटीशन या जो भी पिटीशन है उस पर अभी तक उससे दस्तखत नहीं किए हैं। हमारी ये इतलात हैं। आज रात 12 बजे जो अब से थोड़ी देर पहले गुज़रा है उस रात 12 बजे तक उसको ये मोहलत थी, लेकिन चूँकि टेक्निकली आज जब उसका आखिरी दिन था तो वो संडे का दिन था, इसलिए उसे एक दिन और मिल गया और पीर के रोज़ यानी कि आज के दिन शाम 5 बजे तक, जब तक अदालत का वक्त है, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के ऑफ़िस का वक्त है या हाई कोर्ट के ऑफ़िस के रजिस्ट्रार का वक्त है, उस वक्त तक उसके पास नज़रसानी की अपील का ये वक्त मौजूद है। टेक्निकली वैसे तो जो हुकूमत पाकिस्तान के कवायद हैं वो सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले की रोशनी में बनाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ये अलाउ कर चुकी है हुकूमत को कि अगर वो चाहे तो जो गिवन मुद्दत होती है किसी भी इस तरह के मामले में उसमें जो वर्किंग डेज़ होते हैं वो काउंट करे और ऑफ डेज उस पर काउंट ना करे, ताकि उतने जितने ऑफ डेज आते हैं या ऑफिशियल हॉलीडेज आते हैं वो उसको मिल सके, किसी भी मुलजिम को मिल सके। नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जो JIT बनी थी वाजिद ज़िया की सरबराही में, उसमें ये ऐसा हो चुका है। एक आध और JIT में भी ऐसा हुआ नाज़रीन, लेकिन अभी तक चूँकि ये नहीं हुआ तो इसलिए बावर ये किया जा रहा है और मेरी इतला ये है कि कुलभूषण यादव बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। वो ये चाहता है कि जो मिलिट्री कोर्ट की सज़ा है उस पर जो उसकी मर्सी पिटीशन है आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़, माफ़ कीजिएगा आर्मी चीफ़ के पास, वो उस पर ही बैंक करे और फिर उसका इंतज़ार करे कि आर्मी चीफ़ क्या फ़ैसला करते हैं। यानी भारत और कुलभूषण यादव दोनों बहुत पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने के बाद बहुत बड़े पैमाने पर बच्चों, बूढ़ों, जवानों, औरतों, हमारी बच्चियों को हलाक करने के बाद भी वो ये समझते हैं कि वो पाकिस्तान के सिस्टम को उनको निशाना बनाना चाहिए। इन सारे जराइम के बावजूद वो ये समझते हैं कि आर्मी चीफ़ को निशाना बनाना चाहिए, लेकिन शायद ऐसा हो नहीं सकेगा क्योंकि पाकिस्तान ने 3 बार उसको काउंसलर एक्सेस दिया है। 2 मरतबा तो काउंसलर एक्सेस कामयाब रहा, लेकिन तीसरी बार अभी तक भारत की जानिब से कोई जवाब नहीं दिया गया। दुनिया ने आंखें बंद नहीं की हुई, दुनिया के कान भी बंद नहीं हैं, TV चैनल्स भी रिपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए लगता यही है कि इस मरतबा भारत की चाल कामयाब नहीं होगी और भारत पाकिस्तान को इस मामले में कंटेमिनेट करने में कामयाब नहीं होगा। नाज़रीन, अब जो अहम मौज़ूआत हैं उनकी जानिब आते हैं। आज मैं आपका को बहुत ज़्यादा लंबा वक्त नहीं लूँगा, मुझे भी ये एहसास है कि बाज़ औक़ात वीडियो बहुत तवील हो जाती है, लेकिन तफसीलात से आगाह करना चूँकि ज़रूरी होता है इसलिए फिर वीडियो ज़रा सी तवील होती है। नाज़रीन, एक अहम मामला तो ये है कि गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया, एस्टेब्लिशमेंट और कैबिनेट डिवीज़न की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट के हवाले से। हम आपको याद होगा चंद दिन पहले हमने आपको बताया था कि अरबाब शहजाद साहब जो हैं वो उन्होंने ये वाज़े किया है कि कई हज़ार मुलाजमीन को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। उन्होंने तो ये बताया था कि ग्रेड 17 से 21 तक के हैं, लेकिन बाद ये पता चला कि ग्रेड 16 से नीचे के मुलाजमीन को भी रिटायर करना मकसूद है। और नाज़रीन, ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये मुलाजमीन को जो रिटायर करना मकसूद है, हुकूमत तो उनकी बैड परफॉर्मेंस
वजह करार दे रही है, लेकिन ज़राए कहते हैं कि एक वजह और भी है, और ये वजह है IMF का दबाव। क्योंकि IMF पिछले कई सालों से पाकिस्तान की हुकूमतों पर यह दबाव डालता रहा है कि रिटायरमेंट की एज 55 साल की जाए। पेंशन के हवाले से वो दबाव डालता है कि जो पोस्ट रिटायरमेंट पेंशन है, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं, उनको ख़त्म किया जाए। लेकिन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की जो माजी की हुकूमतें थीं, उनके लिए तो ये बड़ा मुश्किल था, क्योंकि पाकिस्तान में एक अनरेस्ट की सिचुएशन पैदा हो जाती। पाकिस्तान में सोशल सिक्योरिटी सिस्टम इतना मजबूत नहीं है, माशरे में निचली सतह तक जो करप्शन है उसकी वजह से जो सोशल सिक्योरिटी का सिस्टम मौजूद भी है, मसलन हेल्थ में चले जाइए तो हॉस्पिटल्स में अद्वियात नहीं मिल पाती। आप जो हमारे यहाँ एक ये फ़ैसला हुआ था 60 साल से ऊपर बुज़ुर्गों को ट्रेन में मुफ्त सफ़र का, उस पर अभी तक अमल दरामद नहीं हो पाता। इस तरह के जितने भी फ़ैसले हैं, एम्प्लॉइज़ ओल्ड एज बेनिफिट ले लें, बेनेवोलेंट फ़ंड ले लें, ये तमाम के तमाम सोशल सिक्योरिटी नेट्स का हिस्सा हैं, सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क के तौर पर काम करते हैं, लेकिन इनका कोई फ़ायदा नहीं है सोसाइटी में उस तरह, क्योंकि पाकिस्तान में रिश्वत जो है वो सरायत कर चुकी है हमारे खून में। नीचे क्लर्क से लेकर ऊपर सेक्रेटरी तक और फिर उस स्पेशल ग्रेड्स के लोगों तक तमाम लोग माल बनाने पर जो है ना कहा यह जाता है कि तुले हुए हैं। अक्सर तमाम लोग तो नहीं होता, लेकिन अक्सरियत, मेरे अपने तजुर्बे की बात है कि अक्सरियत इस काम में मुलव्वस है, और इसका नुकसान पाकिस्तान को होता है, अवाम को होता है और उन सोशल सिक्योरिटी नेट्स को होता है, क्योंकि अवाम की वेलबींग, अवाम की फ़लाह के काम नहीं हो सकते हैं। अवाम की फ़लाह बहबूद के लिए जो काम जो वसाइल रखे जाते हैं वो करप्शन की नज़र हो जाते हैं बाज़ औक़ात, या फिर उनको डाइवर्ट कर दिया जाता है किसी और ज़रूरी काम के लिए। तो इस वजह से पाकिस्तान में सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क्स उतने इफेक्टिव नहीं हैं जितने कि यूरोप में हैं या अमेरिका में है या दुनिया के और हिस्सों में है। तो इसलिए पाकिस्तान में रिटायरमेंट एज जो है वो 55 साल करने की तरफ जो IMF का दबाव था, मेरे ख़्याल में और मेरी इतलात के मुताबिक ये उसकी जानिब एक कदम है, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान के लिए इसमें आइनी तरमीम करना पड़ेगी, कुछ कवानीन को तब्दील करना पड़ेगा। वो हुकूमत के लिए मुश्किल है। पार्लियामेंट में मतलूबा अक्सरियत नहीं है, सेनेट में हुकूमत को सादा अक्सरियत भी हासिल नहीं है, तो और कौमी असम्बली में 2 तिहाई अक्सरियत नहीं, और सेनेट में तो 2 तिहाई अक्सरियत का सवाल ही नहीं पैदा होता, जो आइनी तरमीम के लिए ज़रूरी है। लेकिन ये इतलात ये हैं कि अरबाब शहजाद साहब 8,000 माफ़ कीजिएगा 5,000 मुलाजमीन कह रहे थे। तकरीबन 8,000 मुलाजमीन हैं जिन्हें घर भेजा जाना मकसूद है। इन 8,000 मुलाजमीन के बाद की रिटायरमेंट से जो पोस्टें खाली होंगी उन पर नई भर्तियाँ नहीं होंगी। लेकिन ये तो है हुकूमत का प्लान। अब कुछ प्लान अल्लाह ताला ख़ुद भी बनाते हैं। कुछ कवानीन में आइन के तहत जो मुलाजमीन हैं जिनको आप रिटायर करना मकसूद है उनको कुछ तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, वो उन कवानीन का सहारा लेकर अदालतों में जाएंगे और एक तवील अदालती जंग छिड़ेगी, बेकार का पैसा खर्च होगा। यानी कि वो जो उर्दू का मुहावरा है ना, बेकार मुबाश, बेसिकली तो फ़ारसी का मुहावरा है लेकिन उर्दू में इस्तेमाल होता है, तो वो बेकार मुबाश का किस्म की एक एफ़र्ट है। देखिए इसके क्या नताइज निकलते हैं। मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इसके मनफी नताइज निकलेंगे। इस वक्त हुकूमत के जो परफॉर्मेंस है और जो माली पोजीशन है पाकिस्तान की, वो क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों कर हुआ, ये इन बातों को फ़िलहाल हम जाने देते हैं, क्योंकि इस हुकूमत को पौने 2 साल हो चुके, और पौने 2 साल में ये नहीं कहा जा सकता कि पिछली हुकूमत ज़िम्मेदार है। इसलिए मौजूदा हुकूमत मुश्किलात में भी फंसी हुई है। हो सकता है उसको ये काम करने से कुछ उसकी मुश्किलात में कमी हो, लेकिन ऐसा नहीं लगता, क्योंकि फिर कानूनी रास्ते अभी मौजूद हैं एम्प्लॉइज़ के पास, और वो अदालतों में जाएंगे तो ये मामला फंस जाएंगे। नाज़रीन, अब एक और अहम मामला, पाकिस्तान में हमेशा कोई ना कोई एक ऐसा जिसको उर्दू में आजकल खटराक कहा जाता है वो खड़ा किया जाता है, और पंजाबी में तो जट दा खड़ाक फिल्म बड़ी मशहूर है, इसलिए पंजाबी में ये खड़ाक ही कहलाता है। कुछ ना कुछ फितना फसाद बरपा रहता है पाकिस्तान में, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी होती है। बाज़ औक़ात हुकूमतें ऐसे इक़दाम करती हैं कि जो दीगर अहम मसाइल होते हैं, मसलन आजकल जिस तरह की बहसें चल रही थी अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान, या हुकूमत गिराने की जो कोशिशें हो रही थी, उसके ख़िलाफ़ हुकूमत कोई नित नया कोई कदम उठाती है, रोज़ाना कोई ना कोई ऐसा कदम उठाती है कि आवाम की नज़रें उस तरफ हो जाएँ। अब गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत की जानिब से बिल्कुल आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट अपने वज़रा और बल्कि वज़रा के नहीं, माविनीन और माविनीन खुसूसी और जो मुशीरान हैं उनके असासे डिक्लेयर कर दिए गए हैं।
बहुत अच्छा इक़दाम है, कोई शक नहीं है इसमें कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने ये बहुत अच्छा कदम उठाया है। लेकिन ज़रा इसके कुछ और पहलू भी हैं मेहरबान। बात यह है कि पाकिस्तान में जब आप किसी ख़ास मकसद के लिए करते हैं तो फिर सवालात उठते हैं। अब क्या सवालात उठ रहे हैं? मोहित यूसुफ साहब तरदीद कर चुके हैं कि वो अमेरिकन नेशनल नहीं है, और उनका ये कहना है कि उन्होंने डिक्लेरेशन भी जमा करा दिया और उनके पास कोई नेशनलिटी नहीं है, उनके पास रेजिडेंट वीज़ा था अमेरिका का, और उनका ये भी कहना है कि उनकी कहीं जायदाद नहीं है। लेकिन कोई मीडिया चैनल मानने के लिए तैयार नहीं। नदीम बाबर साहब की तरफ से कोई तरदीद नहीं आई। 2 अरब 2.5 अरब से ज़्यादा के उनके असासे हैं, और ये आपको ये भी बताते चले, कानून के मुताबिक असासे आप उस प्रोपोर्शन से या उस कीमत पर डिक्लेयर करते हैं जिस कीमत पर आपको इनहेरिट हुए होते हैं, आपको तोहफे में मिलते हैं, आपको विरासत में मिलते हैं, या आप ख़रीदते हैं और कई कई साल पहले ये ख़रीदे गए होंगे। तो असासों की मालियत जो डिक्लेयर की गई है वो आज की मालियत नहीं है, आज की मार्केट वैल्यू के मुताबिक मालियत नहीं है, ये उस वक्त की मालियत है जब ये ख़रीदे गए। इसी तरह नदीम अफजल चंद साहब का एक ताज़ा मामला सामने आया है कि वो उनके पास अमेरिका माफ़ कीजिएगा कनाडा की रेजिडेंस मौजूद है। अब सवाल ये है कि 2018 में जब नदीम अफजल चंद ये इलेक्शन लड़े थे पीटीआई से, 2013 में पीपल्स पार्टी से लड़े थे, 2008 में पीपल्स पार्टी से लड़े थे, तो क्या उनके पास उस वक्त कनाडा की रेजिडेंस मौजूद थी? अगर उनके पास मौजूद थी और उन्होंने छुपाया तो उस वक्त की पार्टी क़यादत को भी इल्म था, तो फिर उस वक्त की पार्टी क़यादत को भी जवाब देना चाहिए, आज की क़यादत को भी जवाब देना चाहिए। इसी तरह जुल्फ़ी बुखारी साहब हैं, हम सब जानते हैं कि उनके वालिद अर्ली 80s और लेट 70s में किन मसाइल का शिकार हुए, किस तरह मुल्क से बाहर गए, उनका नाम लीबिया में ह्यूमन स्मगलिंग में आता रहा, ये किस तरह उन्होंने इस मामले को सेटल किया, ये सब पुरानी कहानियाँ। लेकिन अब जुल्फ़ी बुखारी साहब जो हैं वो पाकिस्तान की स्याह सफ़ेद के मालिक हैं, वो भी बरतानवी शहरी हैं, स्टिल बरतानवी शहरी हैं। हमें ये बताया गया था कि इन माविनीन ने अपनी शहरियत तर्क कर दी है, नहीं की गई थी। आपको याद होगा कि 2008 से 13 की जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, इफ्तिखार चौधरी साहब की ख़ास नज़र करम थी आसिफ अली जरदारी पर भी और उनके साथियों पर भी, और माफ़ कीजिएगा, और उस वक्त जो भी हुकूमती अकाबरीन वो उनके पास अकामा होता था या रेजिडेंट वीज़ा होता था, वो ज़रूर इफ्तिखार चौधरी साहब की नज़र में आते थे और फिर उनका एहतसाब हुआ करता था। रहमान मलिक साहब को हटाना पड़ा था वजारत से, फिर उन्हें बाद माविन खुसूसी मुकर्रर किया गया था वजारत दाखिला का। नाज़रीन, आइन इस हवाले से क्या कहता है? आइन ये कहता है कि कोई भी गैर मुल्की शहरियत रखने वाला या दोहरी शहरियत रखने वाला पाकिस्तानी वो किसी ओहदे पर नहीं हो सकता, ऐसे ओहदे पर नहीं हो सकता जो फैसला साजी का हामिल हो। यानी वो रुकने पार्लियामेंट नहीं बन सकता क्योंकि वो फैसला साजी में शामिल हो जाता है। तो फिर जो वफाकी वज़ीर के इख्तियारात के साथ माविनीन खुसूसी मौजूद हैं वो किस तरह से बन सकते हैं? क्योंकि नदीम उमर साहब, उनका आप सबको पता है कि IPP से उनका ताल्लुक़ है, पेट्रोलियम और एनर्जी सेक्टर से उनका ताल्लुक़ है। इसी सेक्टर में वो स्याह सफ़ेद के मालिक हैं। उमर अयूब साहब वज़ीर हैं, लेकिन स्याह सफ़ेद के मालिक नदीम उमर साहब हैं, क्योंकि हमने ये देखा है कि अभी कोरोना के हवाले से जब भी प्राइम मिनिस्टर साहब कोई ना कोई ब्रीफिंग करते थे, उसमें एनर्जी सेक्टर पर कौन बोलता था? उमर अयूब नहीं बोलते थे, नदीम उमर साहब बोलते थे। इसी तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से वज़ीर कोई नहीं है, स्याह सफ़ेद के मालिक जुल्फ़ी बुखारी साहब हैं, तमाम के तमाम फ़ैसले वही करते हैं। सेहत के हवाले से तमाम फ़ैसले डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब करते हैं। इसी तरह जो नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइज़र हैं, वहाँ कोई वज़ीर नहीं है। एडवाइज़र की हैसियत में वो कैबिनेट मीटिंग्स में बैठते हैं और फिर वफाकी वज़ीर का दर्जा उनको हासिल है। गो के उन्होंने ये वाज़े कर दिया, और मैं अखलाकी तौर पर ये समझता हूँ कि ये मुनासिब नहीं है कि उनकी वजाहत के बाद हम उन पर कोई इल्ज़ाम तराशी करें। लेकिन आप ये देखिए नाज़रीन कि हसास शोबों में जिन लोगों को फ़ैसला साजी करनी है, जिन लोगों को चीज़ें डील करनी हैं, वो लोग क्या करते हैं? वो लोग पाकिस्तान के साथ साथ गैर मुल्की शहरी भी हैं,
और माजी में ख़ुद इमरान खान साहब ये कह चुके हैं कि फ़ैसला साजी में की पोजीशन में नहीं बैठ सकता है दोहरी शरीयत का मालिक, क्योंकि दोहरी शरीयत का हामिल शख्स उसने दूसरे मुल्क की वफादारी का हल्फ उठाया होता है। सुप्रीम कोर्ट के अपने रिमार्क्स हैं पीपल्स पार्टी के ज़माने में कि गैर मुल्की बल्कि बरतानिया का नाम भी लिया गया था कि उनके वफ़ादारों को पाकिस्तान में कैसे कोई फ़ैसला साजी का इख्तियार दे दिया जाए। तो आज क्या हुआ नाज़रीन, इसमें हम बाज़ जो तज्ज़ियाकार हैं उनका एक और वाज़ेह पैगाम भी वो ये महसूस करते हैं कि इन अपॉइंटमेंट्स के ज़रिए दिया गया है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो माजी में बहुत ही शदीद मुखालिफ थे इन लोगों के, इस तरह के लोगों के, वो जब ऐसे लोगों को लेकर आए हैं तो उनकी जानिब से ऐसे लोगों को लेकर आना और उनकी गैर मुल्की शहरियत को तर्क ना करवाना इस बात की जानिब इशारा है कि वो इस निज़ाम को चैलेंज कर रहे हैं, वो इस आइन को चैलेंज कर रहे हैं, वो इस अदालत को चैलेंज कर रहे हैं और वो अदारों को चैलेंज कर रहे हैं। वो ये सबको ये कह रहे हैं कि मैं ही स्याह सफ़ेद का मालिक हूँ, मेरी मर्ज़ी से फ़ैसला होगा, मेरी मर्ज़ी के ताबे आइन होगा, मेरी मर्ज़ी है कि मैं किसी गैर मुल्की के हवाले नेशनल सिक्योरिटी कर दूँ, मेरी मर्ज़ी है मैं किसी गैर मुल्की के हवाले एनर्जी सेक्टर कर दूँ, ये मेरी मर्ज़ी है और मुझे कोई चैलेंज ना किया जाए। और देखते हैं कि जो माजी में अदलिया जिस तरह से सुओ मोटो के लिए एक्टिव हुआ करती थी अब होती है कि नहीं। लेकिन नाज़रीन, आपको और मुझे ये भी सोचना होगा कि क्या ऐसे लोग इस मुल्क के वफ़ादार हैं जिनकी अरबों रुपए की जायदादें हैं, और फिर जो जायदादें आज उन्होंने शो की हैं, जायदादें और लोगों ने भी शो की हैं, जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब ने भी शो की, और तनकीद की रद में सबसे ज़्यादा आज वही हैं सोशल मीडिया पर, क्योंकि DHAs में उनके जो फ्लैट्स की मालियत है वो बहुत कम लग रही है। जाहिर सी बात है कानून चूँकि इस बात की इजाज़त देता है कि जब ये आपको इनहेरिट हुआ, जब ये आपको तोहफे में मिला या आपने ख़रीदा, उस वक्त जो मालियत थी वो मालियत आपको शो करना है। वही मालियत जनरल आसिम सलीम बाजवा ने भी शो की है, वही मालियत दीगर ने भी शो की है। इस पर तनकीद नहीं की जा सकती, लेकिन इसका एक अखलाकी पहलू हम आपसे पहले भी अर्ज़ कर चुके हैं कि आज की मार्केट वैल्यू का ये नहीं है। आज की मार्केट वैल्यू पर ख़ास तौर पर वो लोग जो प्रॉफिट मेकिंग अदारों से वाबस्ता हैं और प्रॉफिट मेकिंग के शोबों में ही करता धरता है, उनको कम से कम ये सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं इस मुल्क के साथ। वो जिन शोबों में मौजूद हैं उन्हीं शोबों के साथ वो डील कर रहे हैं। यही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। आईन पाकिस्तान भी कहता है कि यही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन पता नहीं हमारी हुकूमतों को क्यों ये समझ नहीं आती। माजी में भी हुकूमतें इसी तरह डटी रहीं, गैर मुल्की शहरियत रखने वालों को इसी तरह के ओहदों पर बरकरार रखती रहीं, लेकिन आज तो सबसे ज़्यादा ये तादाद है। नाज़रीन, इस पर मुझे और तो मज़ीद कुछ नहीं कहना, क्योंकि आइन तो ज़रूर इसकी इजाज़त देता है, लेकिन आइन फ़ैसला साजी में ऐसे लोगों की शिरकत की इजाज़त नहीं देता। अब सोचना इमरान खान साहब ने है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए इस दरख्वास्त के साथ कि इस वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको अच्छा लगे तो दोस्तों को तजवीज़ कीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप फैलाने में मेरी मदद करें ताकि आपको डीप इंसाइट मिलता रहे। अब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।